हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखो, हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देना फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्टॉक टिप्स कभी डिस्कस नहीं करते हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं। हम सिर्फ कंपनीज, उनके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस और उनके फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं, जिनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। साथ में जो कंपनीज डिविडेंड, बोनस या बायबैक देने वाली होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और हमारी कभी भी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। बचपन से ही हमने देखा और सुना है कि अपने पैसे या कमाई को सेफ रखने और उसको बढ़ाने के लिए बैंक्स ही होते हैं। हमने भी अपने पेरेंट्स को यही करते देखा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बदलते समय के साथ इस चीज में भी बदलाव होते हुए देखा है। आज की डेट में इंडिया के अंदर बैंक्स ट्रांजेक्शन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें रखे पैसों की सेफ्टी और ग्रोथ डिबेटेबल पॉइंट है। आपको पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का किस्सा तो याद ही होगा, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। और DICGC के अकॉर्डिंग आपका कितना भी पैसा बैंक में हो, लेकिन इंश्योरेंस और गारंटी सिर्फ 5 लाख तक ही है। वैसे गवर्नमेंट और बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो फिर भी सेफ हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स तो कई डूब चुके हैं। वहीं अमेरिका और यूरोप में तो कई अच्छे खासे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डूबने की खबर तो हमने कई बार देखी है। ग्रोथ की बात करें तो वीडियो में आगे मैं आपको बैंक्स में रखे पैसों की ग्रोथ और दूसरी ग्रोथ ऑप्शंस का डिफरेंस भी बताऊंगा। यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करना भी जरूरी है। हमारे यहाँ एवरेज इन्फ्लेशन 5 से 6% के बीच रहती है, हालांकि 10 साल पहले तो ये और भी ज्यादा होती थी। अब मान लो अगर आपको 8% FD पर मिला, उसमें से 6% तो इन्फ्लेशन में निकल गया और 1 से 1.5% तो टैक्स में निकल जाता है, डिपेंडिंग कि आप कौन से टैक्स स्लैब में हैं। तो नेट नेट ना के बराबर ग्रोथ मिली। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि बैंक FD में 8% की गारंटी तो है और स्टॉक मार्केट में तो पैसा जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन भाई ऐसे बेकार स्टॉक्स में पैसा डालना ही क्यों है, जब इतने सारे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं और उन स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एसेट्स की बात करेंगे जो बैंक FD से कई गुना बेटर तो हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ अमीर बनने के लिए भी जरूरी हैं। ये एक एनिमेटेड वीडियो है, इसलिए अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहला एसेट है रियल एस्टेट। द गोल इज टू बाय 4 ग्रीन हाउसेज एंड 1 रेड होटल। बहुत बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन और रिच डैड पुअर डैड सीरीज के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस फ्रेज को कई बार अपनी बुक्स में यूज किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट 2019 में 1.72 बिलियन डॉलर्स की थी, जो 1 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी 2030 तक। और इस साल हमारी GDP में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन 13% तक हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले सालों में चाहे जॉब्स कम भी हो जाएं और AI टेक ओवर भी कर ले, लेकिन हाउसिंग की डिमांड हमेशा रहेगी और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से अर्बनाइजेशन भी होती रहेगी। तो यानी ये इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसमें 50 साल पहले भी जमकर कमाई होती थी और अगले 100 साल भी होती रहेगी। और ये हम सब देख भी रहे हैं, आज की डेट में कमर्शियल, रेजिडेंशियल और रिटेल स्पेसेस की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट 18.7% CAGR की रेट से ग्रो करेगी 2030 तक। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ रेंटल यील्ड भी देती है, यानी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आप 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉपर्टी को आप रेंट पे लगाते हो, तो आप देख सकते हो कि 18.7% CAGR के रेट से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। 10 साल बाद 4 करोड़, 15 साल बाद 10 करोड़ और 20 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 24 करोड़ रुपए हो जाएगी और साथ में आपको 74 लाख रुपीज का एनुअल रेंटल मिल रहा होगा। तो देखा आपने इस इन्वेस्टमेंट का फायदा, एक तो लैंड वैल्यू एप्रिसिएशन और दूसरा रेगुलर सोर्स ऑफ रेंटल इनकम। लेकिन हर कोई इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसका ऑल्टरनेटिव है रेट्स, यानी आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह एक ट्रस्ट होता है जो सेबी से अप्रूव्ड होता है। इस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने से आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह रियल एस्टेट की यूनिट्स अलॉट होती हैं। आपका पैसा रियल एस्टेट मार्केट में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि अपार्टमेंट्स, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स वगैरह। इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा तो मिलता है, लेकिन आपको रेंटल यील्ड की जगह मिलता है डिविडेंड। इसलिए सारा पैसा बैंक में ना जमा करके कुछ पार्ट आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगला एसेट क्लास है गोल्ड एंड प्रेशियस कमोडिटीज़। देखो, करेंसी नोट्स जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट छापती है, उसमें एप्रिसिएशन तो छोड़ो, वो कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए बाय द रियल डील, यानी गोल्ड, जो हर देश हर जगह एक्सेप्टेबल है, चाहे वो नया हो या पुराना। अभी फेस्टिवल और शादियों का सीजन चल रहा है और गोल्ड का भाव हर साल बढ़ रहा है, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी इसको गॉड्स मनी भी बोलते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी सोर्सेज और लाइफ स्टॉक्स आते हैं।
इसलिए अपनी इनकम का 5 to 7% गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के दाम चाहे कम हो जाएं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते रहेंगे। जैसे गोल्ड का प्राइस आज की डेट में 1.25 लाख तक पहुंच गया है और ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। गोल्ड और सिल्वर के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है वो है एनर्जी और लाइफस्टॉक। आने वाले सालों में ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री बूम करने वाली है, इसलिए आप इन सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने पैसों की फ्यूचर ग्रोथ को कंफर्म कर सकते हो। और ज़िंदा रहने के लिए इंसान लाइफस्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेगा ही करेगा, इसलिए पुट योर मनी इन एक्वायरिंग कमोडिटीज़। नेक्स्ट एसेट है डिजिटल प्रोडक्ट्स। हर इंसान कंप्यूटर या मोबाइल पर चिपका रहता है और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कंज्यूम की जाती है तो वो है कंटेंट, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो कोर्सेज, ऐप्स और वेबसाइट वगैरह। और वेबसाइट जैसे प्रोडक्ट्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले के टाइम पे लोगों के पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का इतना एक्सेस नहीं था, लेकिन आजकल हर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स और कोर्सेज को कंज्यूम भी कर रहा है और उससे इंस्पायर होकर खुद नए प्रोडक्ट्स और कंटेंट क्रिएट भी कर रहा है। इस समय इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट $325 बिलियन की है, जो $800 बिलियन की हो जाएगी 2030 तक, अगर हमारी ट्रेड पॉलिसी सही रही तो, जिसमें डिजिटल एसेट्स का कंट्रीब्यूशन $726 मिलियन का है। और जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है तब से एजुकेशन, फूड, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऐसे में आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके या कोई कोर्स क्रिएट करके सेल भी कर सकते हो, जैसे यूडेमी या अपग्रेड। इन सभी वेबसाइट्स पर इन्होंने कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं और कोई चाहे तो इन कोर्सेज को खरीद भी सकता है। और जितनी बार भी वो कोर्स खरीदा जाएगा, ये प्लेटफॉर्म आपको एक फ़ीस देंगे, जिससे आपकी रीच और आपका पैसा दोनों बढ़ेंगे। यानी इसमें कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एकदम ज़ीरो है। इसका मतलब आप एक बार काम करो और लाइफ टाइम उसकी रॉयल्टी इंजॉय करो। नेक्स्ट एसेट है बिल्ड ए ब्रांड। ब्रांड का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा बिजनेस जिसके नाम पर लाइफ टाइम सेल्स होती रहेगी, भले ही आप उसका पार्ट रहो या ना रहो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का एक काफ़ी फेमस ब्रांड है जिसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप कंपनी का नाम पहचान गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है जिससे इन प्रोडक्ट्स का टेस्ट लोगों की ज़ुबान पर बढ़ गया। और अब इनके ब्रांड नाम से जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं उस पर हर कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि ये प्रोडक्ट सही होगा। यानी आपका ब्रांड एक ऐसा एसेट है जो आपके बिजनेस और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को 4 चांद लगा सकता है। इसलिए अगर आप बिजनेस लाइन में हैं तो अपने सरप्लस पैसे को बैंक में ना रख के अपने ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट एसेट है यूज डेट एडवांटेज। इंडिया में 90% लोग डेट का यूज़ सिर्फ लाइबिलिटी लेने के लिए करते हैं, वेयर एज यू हैव टू यूज डेट एज ए एडवांटेज। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके ऊपर $1.2 बिलियन का डेट है, जिसके लिए लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे, दरअसल वो बैड नहीं गुड डेट है। रॉबर्ट ने जितना भी पैसा बैंक से डेट में लिया है उसको उन्होंने रियल एस्टेट, गोल्ड और सिल्वर माइन के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जो आने वाले कुछ सालों में उनका सारा डेट क्लियर करके सुपर बिलियनर बना देगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इजी ईएमआई के ऑप्शन देखते ही अपनी सैलरी को उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ उनको नौकरी में 30-35 हज़ार मिलने लगे, वहीं वो 7 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लाएंगे 15 हज़ार रुपये की ईएमआई पर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मिडिल क्लास ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए सेविंग्स करते हैं, तब वो लेते हैं अपना नया घर, जिसके लिए वो अपनी 40-50 लाख रुपए की सेविंग्स को लेकर निकल पड़ते हैं 1 करोड़ का ड्रीम हाउस लेने के लिए। फिर वो सेव किए हुए 50 लाख से वो डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी को फाइनेंस करते हैं और 45 हज़ार रुपये की ईएमआई बनवा लेते हैं। और इतने साल कमाने के बाद 20 साल और काम करते हैं ताकि 45 हज़ार रुपये की ईएमआई पे करते रहें। वहीं रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोग इस डेट का सही इस्तेमाल करते हैं। वो 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी लेने के बजाय 30 लाख रुपए की 3 प्रॉपर्टियाँ लेते हैं, जिसमें से एक को वो अपने यूज़ के लिए रखते हैं और बाकी 2 को रेंट पर चढ़ा के उसके रेंट से ईएमआई पे करते हैं। तो कुछ सालों बाद प्रॉपर्टी भी अपनी और उसके बाद रेगुलर रेंटल इनकम भी। ये होता है डेट का सही यूज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडेक्स फंड्स एंड स्टॉक्स। इसमें इन्वेस्टमेंट आपको बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स तो मिलता ही है, और सबसे बड़ी चीज़ कि हायर इन्फ्लेशन से लड़ने में यह सबसे पावरफुल वेपन साबित होता है। इसके अंदर हम 2 चीज़ें लेंगे, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स। स्टॉक मार्केट इसलिए क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और इस साल इसने 7.4% को टच भी किया है। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, ग्रॉसरी से लेकर लग्जरी तक और कपड़ों से लेकर खाने तक सब कुछ बढ़ चुका है। और क्या बैंक में रखा पैसा उतना बढ़ा? द आंसर इज़ नो। बैंक्स आज भी वहीं अटके हुए हैं जहां आज से 5 साल पहले थे। एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कई सालों से 5 से 7% के बीच में ही चल रहा है। इसलिए आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 7% का है तो मिनिमम रिटर्न 12 से 13% का होना चाहिए। और ये काम हमारी स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड कई सालों से कर रहे हैं। इंडेक्स फंड में कंट्री की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज आती हैं
और स्पेशली अगर निफ्टी 50 की बात करें, इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 17% एनुअल CAGR का रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपकी रिस्क एपिटाइट अच्छी है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके मल्टीबैगर रिटर्न्स भी कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप इंडेक्स फंड और स्टॉक्स में SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी आपको एक साथ लाखों रुपए लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जैसे 5,000, 10,000 या 15,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बावजूद अगर आप 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से इंक्रीज कर रहे हो, कंजर्वेटिवली आपको 13.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल बाद उन पैसों की वैल्यू 1.02 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी। और यही पैटर्न अगर आप 5 साल और फॉलो करते हो तो आपको मिलेंगे 1.6 करोड़ रुपीज़। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। और यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकती है। तो कुल मिला के बात ये है कि सिर्फ ज़रूरत के पैसे को बैंक में रखना चाहिए और बाकी पैसे को एसेट बिल्ड करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।